बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। और हम लोग PYQ देख रहे हैं यूथ कंपटीशन से। तो हम इससे पहले देख चुके हैं 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन, ठीक है। और 2020 का हमने देखा है, मतलब 2021 का देखा, 2020 का देखा और 2019 का यह आपका पेपर है। 1 से लेकर 20 क्वेश्चन पहले वीडियो में हो चुका है और आज दूसरा इसका भाग है। 21 से लेकर 40 तक देखेंगे हम लोग। 2018 से लेकर 2023 तक देखेंगे। 2019 के बाद हम लोग 2022 का पेपर देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस आचार्य ने शक्ति, लोक, व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर किए गए अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? तो इसमें कौन है, यह आपको बताना है। कौन है, यह आपको बताना है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? मम्मट। क्या है? मम्मट। तो इसका सही जवाब है आपका आचार्य मम्मट। और यहाँ पे हम इसका विश्लेषण भी देख सकते हैं। आचार्य मम्मट ने शक्ति, लोक, व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर किए गए अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी, अरबी, फारसी, तुर्की, मतलब किसका शब्द है। तो सिफारिश आपको बताना है किसका शब्द है। तो यह अरबी का शब्द है। बाकी हम देख लेते हैं, जैसे हिंदी भाषा के कुछ प्रमुख शब्द है, फारसी के, अरबी के, तुर्की के, ठीक। तो जैसे कि हिंदी में आपका है आन, गोबर, घोड़ा, सुई, खीर, भात आदि, ये सब हिंदी के हैं। फारसी की बात की जाए तो कुछ प्रमुख शब्दों में कबूतर, कमीना, खरगोश, आमदनी, हफ्ता, यह सब क्या है? फारसी है। अरबी की बात की जाए तो वकील, अदालत, एहसास, गरीब, इस्तीफा, यह सब आपका अरबी शब्द है। तुर्की में चाकू, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, कालीन, गलीचा और उर्दू। उर्दू भी क्या है? तुर्की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए तो इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना यानी कि एसर्शन है और दूसरा तर्क यानी कि रीजन है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। जैसे कि एसर्शन की बात की जाए तो जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की। और इसका रीजन की बात की जाए, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। तो यह आपको बताना है कि क्या है, सही है, गलत है, क्या है। तो इसका सही बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि पहली बात सही है और दूसरी बात भी सही है, यानी कि कारण भी सही है और उसका कथन भी सही है। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की, यह कथन सही है और इसका कारण भी सही, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? तो इसमें से सही है बेपथु, वैवाण्य, अश्रु, रोमांच और स्तंभ, सही है। देखिए इसमें क्या है कि बेपथु, वैवाण्य, अश्रु और रोमांच। देखिए भारत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भाव का इनमें से सही समूह है बेपथु, वैवाण्य, अश्रु, रोमांच, स्तंभ। सत्व के योग से उत्पन्न कायिक चेष्टाएं सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। इन्हें सात्विक भाव भी कहते हैं। ये 8 माने गए हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवाण्य, अश्रु और प्रलय। क्वेश्चन नंबर 25 है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो आवारा मसीहा किसका है? आपका शरद चंद्र का है। आवारा मसीहा 1974 शरद चंद्र का औपन्यासिक जीवनी है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। और यह नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, तो इसका सन भी जरूर याद रखें। शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है और विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, 1974 का है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम अनुसार चुनिए। सही कालक्रम चुनिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक और रुय्यक हैं। दंडी की बात की जाए तो 7वीं सदी उत्तरार्ध है, आनंदवर्धन की 9वीं सदी मध्य भाग है, कुंतक का 10वीं से 11वीं सदी और रुय्यक का है 12वीं सदी का पूर्वार्ध। पूर्वार्ध का मतलब मानते हैं ना, जैसे 1150 से पहले, तो वह पूर्वार्ध हो जाएगा। और 1150 के बाद है, यानी कि किसी भी सन के 1150 के बाद है तो उत्तरार्ध है। जैसे ये 7वीं सदी उत्तरार्ध लिखा है, तो इसका कहने का मतलब 650 के बाद, 650 से लेकर 700 ईस्वी तक।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, यह एक बार फिर से देख लीजिए। दंडी 7वीं सती, आनंदवर्धन 9वीं, आनंद वर्धन, देखिए यहाँ पे न न न 2 बार आ रहा है ना, तो 9वीं सती यहाँ से लगाइए ट्रिक और याद कीजिए। कुंतक 10वीं सती से 11वीं सदी है, ये सुनना है तो सुनना, मतलब 10 में भी यही सुनना रहता है, तो कुंतक का याद कर लीजिए 10वीं सती, ठीक है। रुयक का 12वीं सती याद कर लीजिए। अगला है 27, प्लेटो के अनुसार, प्लेटो के अनुसार एक, प्लेटो नहीं प्लेटो, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब इसी प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए, किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। क्या? हाँ, किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। क्या होकर? अभिभूत। इसका विश्लेषण भी देखना जरूरी है। प्लेटो क्या थे? एक आदर्शवादी विचारक थे, यह तथ्य याद रखना है। वे महान कार्यों के मूल में दैवी प्रेरणा को मानते थे। उनके अनुसार एक समर्थ कवि किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर काव्य रचना करता है। अन्य विकल्प असंगत है। तो मतलब इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि बात कहना क्या चाहते हैं। किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित होकर और अभिभूत होकर काव्य रचना करते हैं। तो मतलब ये दैवी शक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। क्वेश्चन 28 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? देखिए यहाँ पे होगा स्वप्न, होगा साकेत, पल्लव और आंसू। ऑप्शन नंबर ए, गलत हम लिख दिए। जी हाँ, आप गलत बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। असुविधा के लिए खेद है, देखिए सी है, सी 28 का सी। आंसू आएगा, पल्लव, स्वप्न और साकेत आएगा। इसका प्रकाशन वर्ष भी हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि और किसका है? आंसू 1925 का है, जयशंकर प्रसाद का। पहले एक ही लेखक का कालक्रमानुसार दे सकता है और अन्य लेखकों का मिक्स करके भी दे सकता है। पल्लव 1928 का है, सुमित्रा नंदन पंत का है। स्वप्न 1929 का है, राम नरेश त्रिपाठी का है। साकेत आपका 1931 का है, मैथिली शरण गुप्त का है। जैसे ये मतलब ए की मात्रा है ना, तो यहाँ पे लास्ट में भी एक है, तो इस प्रकार से लगा सकते हैं कि 1931। ट्रिक दांव बता रहे हैं, दांव। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। जैसे कि तमस का आपका रिचर्ड है, राग दरबारी के रंगनाथ है, महाभोज के शुक्ल बाबू हैं, झूठा सच के तारा हैं। तारा काफ़ी पीड़ित महिला रही हैं, स्त्री। तमस 1973 का है, रिचर्ड इसके पात्र हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से भीष्म साहनी इसके लेखक हैं। राग दरबारी 1968 की रचना है, रंगनाथ इसका पात्र है। श्री लाल शुक्ल इसके लेखक हैं। महाभोज 1979, शुक्ल बाबू पात्र, मनु भंडारी लेखिका। झूठा सच 1958, 60 2 भागों में। तारा इसकी प्रमुख पात्र है, सबसे ज़्यादा पीड़ित भी है। यशपाल का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात की जाए तो रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? मतलब क्या होगा, इसको देखते हैं। देखिए जैसे आप देखेंगे तो आंसर नंबर ए सही होगा। पहले क्या है? केशवदास 1555 के हैं, बिहारी 1559 के, भूषण भावकाली के नाम से इन्हें जाना जाता है, या 1613 के हैं। मतलब इनकी रचना है ना बहुत भावकाल भरे, मतलब इसमें अतिशयोक्ति बहुत ज़्यादा है। भूषण 1613 के हैं, सेनापति 1589 के हैं। 1589, तो यह सेनापति आपके सेनापति हो सेनापति, एक मिनट। केशवदास, बिहारी, भूषण, सेनापति। जबकि इसका सही क्रम जन्म के अनुसार इस प्रकार से होगा। जन्म के अनुसार, रचना काल जन्म के अनुसार आपका होगा केशव के बाद सेनापति के बाद बिहारी के बाद भूषण। तो देखिए यहाँ पे इनका तो 1589 है, तो इनको जाना चाहिए आपका, इनके बीच में जाना चाहिए बिहारी के बाद, ठीक है। तो इसको जो गलत दिया है इस आयोग ने आयोग जो गलत दिया था, मतलब आयोग ने इसका क्रम इस प्रकार माना है, केशव, बिहारी, भूषण और सेनापति। यह आयोग मानना है,
आयोग का मतलब आंसर यही है, तभी हम कह रहे हैं कि क्यों मतलब 1589 को क्यों बाद में रखा गया है। आयोग ने जो आंसर माना था यह माना था, लेकिन सही अनुक्रम यह होना चाहिए। केशव तो पहले रहेंगे ही, लेकिन सेनापति दूसरे नंबर पे, फिर बिहारी और भूषण चौथे नंबर पे। तो यह क्रम याद रखिएगा, मतलब सही वाला। कभी कभी आयोग भी गलती कर देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। लेखक के साथ सुमेलित करना है, तो आइए सुमेलित कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध का है, गजानन माधव मुक्तिबोध का। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद जैन का है। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह का है। प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा का है। यह सब क्या है, आलोचना के ग्रंथ हैं। क्वेश्चन 32 की बात की जाए तो गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है। गीत फरोश से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, 1-2-3 सालों में आप देख सकते हैं। तो इसमें गीत फरोश में क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए क्या है, कवि विवश है। जी हाँ हुजूर, मैं कवि हूँ, गीत लिखना चाहता हूँ, मतलब दूसरों के मन मुताबिक लिखना है, यही इसका भाव है। गीत फरोश में कवि यह कहना चाहता है कि दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। गीत फरोश 1953 की रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र का है और यह काव्य संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रहों की बात की जाए तो चकित है दुख 1968 का, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, इदम मनम इदम इदम नम इदन नमम इदन नमम इदन नमम इदम मनन ये किसका है, 1977 का है और संप्रति 1982 का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबद्ध लेखकों के साथ सुमेलित करना है, तो यहाँ पे हम सुमेलित कर देते हैं। जैसे मार्क्सवाद के प्रवर्तक मतलब लेखक या प्रवर्तक एंजेल्स है, एंगेल्स। अस्तित्ववाद के काफ्का है। मनोविश्लेषणवाद के आपके युंग है। उत्तर आधुनिकतावाद के रोला बार्थ है। क्वेश्चन 34 है, निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत किसका हो सकता है, सुभद्रा कुमारी चौहान का। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी का। जवानी, जवानी किसका है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का। और हिमाद्री तुंग श्रृंग से, यह किसका है, जयशंकर प्रसाद का। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो इसका सही जवाब है मिश्र वाक्य है। न उद्देश्यपूर्ण, न संयुक्त, न साधारण, तो यह मिश्र वाक्य है। और इसमें क्या है कि मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण, मिश्र और संयुक्त। सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जैसे बिजली चमकती है, पानी वर्षा। मिश्र वाक्य है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान वाक्य रहता है और शेष वाक्यांश जिन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं, ये दूसरे उपवाक्यों पर आश्रित होते हैं। ऐसे वाक्यों का आरंभ की ताकि जिससे ज्यों ही चूंकि, क्योंकि, यद्यपि इत्यादि होता है। जैसे उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। संयुक्त में जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से 2 कथन दिए गए हैं। एसर्सन रीजन का है। एसर्सन क्या है, भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। तर्क क्या है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। विश्लेषण इसका क्या है, मतलब कि दोनों बातें आपकी सही हैं, दोनों बातें सही हैं और इसका विश्लेषण है। प्रश्नगत स्थापना तथा तर्क दोनों कथन सही है। भारतेंदु युग में लिखी गई रचनाओं में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस युग में ईश्वर भक्ति एवं प्राचीन विषयों पर कविता लिखी गई तथा समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को भी अपनाया गया। इस युग की रचनाओं में अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वतंत्रता के लिए उद्दाम आकांक्षा और जाति भाव बोध की झलक मिलती है।
सामंती जकड़न में फंसे समाज में आधुनिकता चेतना के प्रसार के लिए लोगों को संगठित करने का प्रयास करना उस युग में एक नई ही बात थी। इस युग में श्रृंगार प्रधान, भक्ति प्रधान, सामाजिक समस्या प्रधान तथा राष्ट्र प्रेम प्रधान कृतियाँ मिलती हैं। आगे है शास्त्रानुसार अर्थ, मतलब क्वेश्चन नंबर 37 है। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार क्या हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मतलब सी और डी, बिंदु है और बीज है। तो शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार क्या है? बिंदु और बीज। इसको नोट कर लीजिए, बिंदु और बीज। शास्त्र अनुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार दिए गए हैं, विकल्पों में से क्या है? बीज और बिंदु है। अर्थ प्रकृति यहाँ क्या है? ये कथा वस्तु के वे अंग है जो उसे यानी वस्तु को कार्य की ओर अग्रसर करते हैं। इसके 5 भेद हैं: बीज 1, बिंदु 2, पताका 3, प्रकृति 4, कार्य क्या है? 5 है। क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उसके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। करते हैं, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। हादसे किसका है? रमणिका गुप्ता का। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव का। सिकंजे का दर्द सुशीला टगभौरे का। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का। सिकंजे का दर्द सुशीला टगभौरे का। क्वेश्चन 39 है। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आग थे सदगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ थे। आग मतलब आगे थे। तो यह उक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कबीर क्या कहेंगे? ए और सी वाली बातें सही है। ऑप्शन नंबर बी, ए और सी का मतलब कि लोक वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, और सी है सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। ठीक है, साक्षात्कार किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब विश्लेषण भी इसका देख सकते हैं। पीछे लगा जाए दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, लेकिन सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। आज का आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इस निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो यहाँ पे मगही नहीं है। और कहाँ का है? यह बिहारी हिंदी का है, बोली है। बिहारी हिंदी का बोली है। जैसे मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये सभी क्या हैं? मगही बिहारी के अंतर्गत आती हैं। तो के अंतर्गत आने वाली एक बोली है, जबकि कन्नौजी, बुंदेली तथा ब्रज पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के आने वाली बोलियां हैं कन्नौजी, बुंदेली और पश्चिमी, मतलब कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज पश्चिमी हिंदी। तो इस प्रकार से 40 क्वेश्चन समाप्त हुए। कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। अच्छा लगा, खराब लगा, कोई भी शिकायत है, कोई भी सुझाव है, या फिर जो छूट गया है, जो आप पूछना कुछ भी पूछना चाहते हैं इससे संबंधित, वह कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए। अच्छा लगे या फिर जैसा लगा वह भी ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर भी करते रहिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको महत्वपूर्ण वीडियो मतलब महत्वपूर्ण आपके जो PDF है, महत्वपूर्ण PDF नोट्स, वह आपको मिलता रहेगा। और वहाँ पे आप क्वेश्चन भी, डाउट भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।